वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग रोज़ सुबह सुबह करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज है 14 जुलाई 2021 और हम लोग अगले आने वाले कुछ समय में आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और साथ ही साथ होगा इंपॉर्टेंट मैप ऑफ द डे, जिसमें फ़िलहाल हम लोग यूरोप की सैर पर थे। ओके, और यूरोप में मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग कल फ्रांस को पढ़ेंगे। ओके, बाकी दोस्तों सारी प्रक्रिया आपको पता ही है कि कोई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, तो हम लोग मैप ऑफ द डे में फ्रांस की ओर चलते हैं, देखते हैं फ्रांस किससे किससे पहले, सबसे पहले तो यही देखना है किससे किससे अपनी सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इधर तो फ्रांस मात्र एक स्पेन से सीमा साझा करता है, लेकिन इधर दोस्तों इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ओके, और बेल्जियम, मतलब 5 देशों से जो है फ्रांस अपनी सीमा साझा करता है। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है दोस्तों कि फ्रांस जो है ना यूरोप का सबसे बड़ा एरिया वाइज देश है। ओके, लेकिन इसका यदि हम एरिया की बात कर लेंगे तो ये भारत में आप लोग चलिएगा तो राजस्थान से भी छोटा इसका एरिया है। ठीक है, ओवरऑल यदि पूरे वर्ल्ड में ये 43 नंबर पर आता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया हूँ। ओके, बाकी फ्रांस की राजधानी आपको पता ही होगा पेरिस। जिस तरह से दिल्ली को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है तो उसी तरह से पेरिस को हार्ट ऑफ फ्रांस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके एग्जाम में पूछता है कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और आप लोग बताते भी हैं कि पेरिस जो है सीन रिवर के किनारे बसा हुआ है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछता है। उसके बाद दोस्तों फ्रांस में सबसे ज़्यादा खेती भी होती है, इसलिए इसे लैंड ऑफ फार्मर्स भी कहा जाता है। ओके, ये सारी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस को लैंड ऑफ फार्मर्स कहा जाता है। साथ ही साथ फ्रांस को एक बात और कहा जाता है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। ओके, और बाकी मैंने आपको फ्रांस और स्पेन की सीमा पर एक क्या उसको बोलते हैं, एक पर्वत श्रेणी के बारे में मैंने आपको बता ही रखा था, पैरेनीज के बारे में। ओके, तो इतनी सारी बातों को तो आप लोग ध्यान ही रखेंगे। बाकी इसके अंदर चलते हैं तो इसके राष्ट्रपति का नाम तो इमैनुअल मैक्रोन है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, बराबर न्यूज में रहते हैं। बाकी इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है, जीन कैस्टेस है। ओके, जीन कैस्टेक्स। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातों को। बाकी मुद्रा एज यूजल यूरो है। ओके, और कुछ यदि इंटरेस्टिंग बात जानना चाहते हैं तो ये जो LGBTQ अर्थात समलैंगिकता को क्या कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश जो था फ्रांस ही था। ओके, प्लस आप लोग GST के बारे में भी जानते होंगे कि GST पहली बार फ्रांस में ही लागू हुआ था। ठीक है, बहुत सारी बातें फ्रांस के बारे में यदि मैं करने लग जाऊं तो काफ़ी समय इसी में बीत जाएगा, लेकिन वो सारे एग्जाम में नहीं आएंगे। जितनी बातें एग्जाम में आती है लगभग मैंने सारी पॉइंट को टच कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। फ्रांस के बारे में इतनी सारी बातें थी। ठीक है, बाकी फ्रांस का एक शहर है दोस्तों लियोन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं, अब शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो फिर से दोस्तों यदि लाइक नहीं किया है अभी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ओके, अब देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री RK सिंह ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है। यूनियन पावर मिनिस्टर श्री RK सिंह इन विच स्टेट या UT हैज एस्टेब्लिश्ड द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ओके, आपके ऑप्शन से दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, UP और MP, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर B, लद्दाख। ओके, लद्दाख में RK सिंह के द्वारा पहली बार हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना की गई है। ओके, इसके बारे में और तथ्यों को जानते हैं कि NTPC का यह प्रयास अक्षय स्रोत हो, अक्षय मतलब कि जिसका कभी भी क्षय नहीं हो, और हरित हाइड्रोजन पर आधारित कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बस सिंपल सा बात है कि हाइड्रोजन परिवहन, हरित हाइड्रोजन परिवहन पहली बार कहाँ स्टार्ट किया गया दोस्तों, तो लद्दाख में। ओके, चलिए देखते हैं अगला कि NTPC के द्वारा कहाँ भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। वेयर विल इंडिया लार्जेस्ट सोलर पार्क बी सेट अप बाई NTPC। ओके दोस्तों, आपके ऑप्शन है कच्छ, केरन, पुणे, अहमदाबाद, और इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, मैं इस बात की चर्चा कई बार कर चुका हूँ कि रन मतलब होता है, सबसे पहले तो समझिए रन मतलब होता है रेगिस्तान। ठीक है, और रेगिस्तान भारत में 3 रेगिस्तान आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, शायद आपको पता हो, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता हो। एक रेगिस्तान के बारे में तो आपको पता ही होगा, थार मरुस्थल। एक और रेगिस्तान के बारे में पता होगा, लद्दाख के आसपास शीत मरुस्थल है, चांगथांग करके उसका कुछ नाम है। ओके, और एक तीसरा मरुस्थल यही है कच्छ, केरन के बारे में।
तो जो कच्छ का रण है मरुस्थल ही है। ओके, इसी में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। और कच्छ के रण कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। ये सारी बातें तो आपको पता ही होगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, कच्छ के रण में एनटीपीसी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने की जरूरत है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना के कारण खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन अब फरवरी 2022 में किया जाएगा। यह किस राज्य में होने वाला था? ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थर्ड वेव ऑफ कोविड-19, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 विल नाउ बी ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी 2022। इट वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच स्टेट? आपके ऑप्शन से दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। और इस प्रश्न का सही उत्तर तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग रट कर इसे याद कर लिए हैं कि हरियाणा में जो 2021 वाला खेलो इंडिया होने वाला था, लेकिन चूँकि कोरोना चल रहा है और तीसरी लहर की संभावना भी है, बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि तीसरी लहर धीरे धीरे स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। ओके, तो हरियाणा में ये होने वाला था। बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं। और कल आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जितने भी हमारे एथलीट्स थे जो कि ओलंपिक में प्रदर्शन करने वाले थे, उससे मोदी साहब क्या किए हैं, इंटरेक्शन भी किए थे, लाइव इंटरेक्शन। ये तो आप लोग जानते भी होंगे। ओके, तो हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे कि क्या एक नया प्रश्न आपके सामने है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2026? 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश के द्वारा किया जाएगा? आपके ऑप्शन है दोस्तों रूस, अमेरिका, भारत और फ्रांस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, आपको साफ साफ दिख रहा है कि भारत में 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। ओके, तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्टार मार्क कीजिए और इसे अपने दिमाग में रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या है ये अगला प्रश्न? हाल ही में किस एयरोस्पेस और रक्षा निर्माता ने भारतीय नौसेना को अपना 10वां P-8I विमान प्रदान किया है? विच एयरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर रिसेंटली प्रोवाइडेड द इंडियन नेवी विथ इट्स 10th P-8I एयरक्राफ्ट? दोस्तों शायद आप लोगों को पता हो, पी नाम का जो 20 सीरीज वाला एयरक्राफ्ट है ना, वो बोइंग बनाता है। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन आपका है नॉर्थरोप ग्रूमन, ओके, जी एविएशन, लॉकहीड मार्टिन और बोइंग। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बोइंग ही है। ओके, देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातों को। क्या है ये बोइंग वाला विमान? तो भारतीय नौसेना को बोइंग से अपना 10वां P-8I लंबी दूरी की समुद्री टोही पनडुब्बी रोधी विमान प्राप्त हुआ है। ओके, यह 4 अतिरिक्त विमानों के अनुबंध के तहत दिया जाने वाला दूसरा विमान है, जिस पर 2016 में भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ओके, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जिस समय इस 2016 में जो हस्ताक्षर किया गया था, तो 2016 में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? ओके, जल्दी से कमेंट डाउन कीजिए, सॉरी ऊपर नहीं, कमेंट डाउन करना है। ओके दोस्तों, बाकी बोइंग के द्वारा P-8I विमान इंडिया को दिया गया है। चलिए देखते हैं कुछ और बातों को कि दुनिया का पहला संयुग्म कोविड-19 वैक्सीन सोवाना 2 किस देश द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है? ये प्रश्न कल हो गया था दोस्तों, लेकिन फिर से पढ़ लीजिए इसको। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्यूबा। मैंने कल आपको बताया था सॉवरेन या सोवराना 2 नाम का एक वैक्सीन बनाया है क्यूबा, जो कि 91.2% इफेक्टिव है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात जानेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हो चुका है। अगला है, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू करने का योजना बनाई है? विच स्टेट प्लान्स टू लॉन्च द मातृ कवचम कैंपेन टू वैक्सीनेट प्रेग्नेंट वुमेन? दोस्तों अब प्रेग्नेंट वुमेन भी वैक्सीन ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखते हैं आपके ऑप्शन से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केरला। ठीक है, यदि आपके घर में भी, आपके आसपास में भी यदि कोई प्रेग्नेंट है और वैक्सीन नहीं ले पाई है, तो प्लीज़ उसे वैक्सीन दिलवा दीजिएगा। ओके, यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। तो केरल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। केरल के स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने जानकारी दी है कि केरल सरकार राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए मातृ कवचम या मातृ कवचम नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर 2021 से भारत में किस टीके का निर्माण शुरू करेगा? फिलहाल तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवैक्सीन का निर्माण कर रहा है। ओके, तो सीरम कोवैक्सीन नहीं, कोविशील्ड।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल बिगिन मैन्युफैक्चरिंग विथ विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इन इंडिया फ्रॉम सितंबर 2021। ऑप्शन है फाइजर, मोडर्ना, J&J एंड स्पुतनिक भी। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्पुतनिक भी, जो कि पहला वैक्सीन था कोविड-19 के खिलाफ। ओके, तो जानते हैं इसके बारे में। तो भारत का शीर्ष वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत का ही नहीं विश्व का शीर्ष वैक्सीन निर्माता ये है। ओके, 2021 से रूसी सितंबर 2021 से रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक भी का उत्पादन शुरू करेगा। ठीक है, यह रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के सीईओ किरिल दिमित्रिव द्वारा सूचित किया गया था। बाकी स्पुतनिक भी के बारे में आपको पता है, मैंने अभी जस्ट बताया कि ये फर्स्ट रजिस्टर्ड था कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन। ओके, और बाकी सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में जानते ही है, पुणे में है, अडार पूनावाला इसके जो है मालिक है, जो भी कर लीजिए आप लोग। ओके, और बाकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी पुणे में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? हु रोट द बुक द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर इन द इमरजेंसी? ओके, चलते हैं देखते हैं क्या है। ऑप्शन अमिताभ घोष, खुशवंत सिंह, अशोक चक्रवर्ती और चेतन भगत। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्रवर्ती। ओके, ये रहा पुस्तक द स्ट्रगल विथ इन अ मेमोर इन द इमरजेंसी, मेमोर ऑफ द इमरजेंसी। ये जो अशोक चक्रवर्ती भाई साहब है, ये एक अर्थशास्त्री है जो पिछले 40 वर्षों से मुख्य रूप से अफ्रीकी क्षेत्र के देशों को नीतिगत सलाह दे रहे हैं। वह वर्तमान में हरारे में स्थित जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। तो पुस्तक का नाम है दोस्तों द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी। इसमें आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि इमरजेंसी के बारे में बातें लिखी होगी जो 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्योंकि तरह से किस पत्रकार और नाटककार को 2021 के बहरीन केरलीय समाज के साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों ओमचेरी एन पिल्लई, अवेल पेरियप्पम, ओके, रामकृष्णा पिल्लई और एओ अब्दुल रहमान। और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ओमचेरी एन पिल्लई। ओके, बाकी इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, अगले प्रश्न की ओर आऊँगा। अगला प्रश्न दोस्तों एक और पुस्तक के बारे में है कि पुस्तक द आर्ट ऑफ कॉन्जरिंग अल्टरनेट रियलिटीज हाउ इन्फॉर्मेशन वारफेयर शेप्स योर वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बस ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। द बुक टाइटल द आर्ट ऑफ कॉन्जरिंग अल्टरनेट रियलिटीज हाउ इन्फॉर्मेशन वारफेयर शेप्स योर वर्ल्ड हैव बीन ऑथर्ड बाय। इस पुस्तक को दो व्यक्ति ने मिलकर लिखा है, एक शिवम शंकर सिंह और एक आनंद वेंकट नारायण। ओके, तो ध्यान रखिएगा। बाकी पुस्तक मानव इतिहास से संबंधित है। सामाजिक नियंत्रण, सैन्य उपनिवेशवाद, मेगा निगम और अवशोषणा द्वारा विभिन्न पदानुक्रमों द्वारा निर्धारित किया गया है। बाकी पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हाजिर है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने एक जनसंख्या नीति शुरू की है जिसका उद्देश्य उन जोड़ों को प्रोत्साहित करना है जिनके 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं? Which state government has launched a population policy aimed at encouraging couples who do not have more than 2 children? आपके ऑप्शन है दोस्तों असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अब ये करने जा रहा है कि जिस व्यक्ति के घर में 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें शायद सरकारी नौकरी वगैरह नहीं मिलेगा। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। बाकी देखते हैं, मतलब सरकारी ही नौकरी नहीं, कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। देखते हैं बाकी क्या लिखा हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण जनता और गरीबी के बीच जागरूकता से संबंधित है। आदित्यनाथ ने कहा है कि जनसंख्या नीति 2021 से 30 में हर समुदाय का ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2050 तक स्थिरता का लक्ष्य है और सरकार जनसंख्या वृद्धि दर को 2.1% तक कम करने की कोशिश कर रही है। यदि कोई व्यक्ति अपने दम पर 2 से अधिक बच्चे नहीं पैदा करने का निर्णय लेता है तो वो सरकारी योजनाओं के लिए पात्र होंगे, जबकि नीति का पालन नहीं करने वालों को सरकारी नौकरियों, राशन लेने और अन्य लाभों में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं ये कहाँ तक सही हो पाता है। बाकी सही बात तो है, पॉपुलेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए आप लोग। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? तो एक पुरुष को और एक महिला को दिया जाता है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। तो चूंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा था, WTC चल रहा था, तो उसके लिए डेन कॉनवे को दिया गया और महिला में सोफी एक्लेस्टोन को दिया गया है। ओके, जो कि इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर है। ठीक है, बाकी डेन कॉनवे को तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर। प्रश्न था दोस्तों कल जो आपसे पूछा गया था
कि हाल ही में किस शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल 60 मीटर गहरा जीप डाइव पुल खोला गया है। इन विच सिटी द वर्ल्ड्स डीपेस्ट पुल 60 मीटर्स डीप जीप ड्राइव पुल हैज बीन ओपन फॉर टूरिस्ट रिसेंटली। प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दुबई। ओके, कुछ लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था और आप में जितने भी लोग सुनते हैं, शायद 5, 6, 10 जितने भी लोग सुनते हैं, प्लीज़ आप लोग कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर दिया कीजिए इन प्रश्नों पर। ओके, और फिर से आपके सामने हाजिर है क्वेश्चन ऑफ द डे कि भारत ने 2030 रोड मैप को अपनाया और किस देश के साथ वित्तीय बाजार वार्ता की उद्घाटन बैठक आयोजित की। आपके ऑप्शन जो भी है दोस्तों, उससे आप अपने उत्तर को चयन कीजिए और जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट में पिन कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आई होप कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मैं शिवम मिलता हूँ अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।